Hello aspirants, this is Ankita Chopra and in the second part of the revision series of cosmology, I am going to discuss the star formation cycle. So, in the first part, I have already discussed evolution of universe, Big Bang theory के बारे में मैंने आपको सारा कुछ बताया, concept of redshift बताया. तो those who have not watched the first lecture, सबसे पहले वो watch कर लीजिए. It will build the basic for the second lecture. ठीक है? And Big Bang event से as we discussed that what did we get to know that exactly Big Bang event के बाद बहुत ज़्यादा amount में nebula और cloud of gases were actually emitted into the atmosphere और universe. ठीक है? So universe में बहुत ज़्यादा आपका nebula का eruption हुआ था. अच्छा, जब nebula होता है इसके बाद से आपका क्या हो जाएगा, स्टार फॉर्मेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है. ये नेबुला ही जो मेन पॉइंट है जहाँ से आपका स्टार फॉर्मेशन शुरू होता है. ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कैसे हो रहा है. तो देखो नेबुला में मैंने आपको बताया था कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गैसेस आर अनइवन. ठीक है, सो द गैसेस डिस्ट्रीब्यूशन दे आर एक्चुअली अनइवन. whenever uneven distribution is there, there will be places where the density is more और देर विल बी प्लेसेस वेयर द डेंसिटी इज़ लेस. जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी ग्रेविटेशनल पुल उतना ज़्यादा होगा. अगर ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, स्मॉलर पार्टिकल विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द योर हैवियर पार्टिकल्स. ठीक है, एंड ऑलवेज रिमेंबर द ग्रेविटेशनल पुल, जो ग्रेविटेशनल पुल है इट एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर. ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है. सो नाउ सपोज करो सारे पार्टिकल्स सेंटर की तरफ आ रहे हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन, बिकॉज हैवियर पार्टिकल इज अट्रैक्टिंग देम टुवर्ड्स द सेंटर. तो ये सेंटर में आकर के इकट्ठे हो गए. अगर ये सेंटर में आकर इकट्ठे हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स दे आर कमिंग टुगेदर, दे आर गेटिंग कंपैक्टेड नियर द सेंटर. सो व्हाट विल हैपन, देयर टेम्परेचर विल स्टार्ट टू इंक्रीज. सेम थिंग हैपन्स इन केस ऑफ दिस नेबुला ऑल्सो. सो हैवियर पार्टिकल इज अट्रैक्टिंग स्मॉलर पार्टिकल. सपोज यहाँ पर आपका अट्रैक्शन हो रहा है तो यहाँ पे सारे के सारे आपकी गैसेस आकर के इकट्ठी हो गई. अब यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ गया. नाउ टेम्परेचर विल स्टार्ट टू इंक्रीज. There will be a point of time where the temperature is enough for the start of the nuclear fusion process. Then we call it something called as main sequence star. So main sequence star में एक्चुअल में आपका न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस होता है. बट इसके पहले एक और स्टेप है जिसे हम लोग कहते हैं स्टेज है, जिसे हम कहते हैं प्रोटो स्टार. सो प्रोटो स्टार जस्ट द नेम एज द नेम सजेस्ट, प्रोटोटाइप जो होता है. सो प्रोटो स्टार में क्या होता है, देयर द टेम्परेचर इज स्टिल वेरी हाई, अराउंड 1 मिलियन केल्विन के आसपास टेम्परेचर होता है. ठीक है, बट इट इज़ नॉट इनफ फॉर द स्टार्ट ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूजन, and for nuclear fusion you need at least 15 million Kelvin temperature. ठीक है, so the first there will be nebula, then second thing that will come as your proto star formation और उसके बाद आपका main sequence star बनता है. and the main sequence star is the star is a star in which exactly the nuclear fusion process starts to take place at the center. और आपको पता है कि द वेरी डेफिनेशन ऑफ एनी स्टार इज़ व्हाट, द कैपेसिटी ऑफ अ स्टार टू हैव और न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस गोइंग ऑन इनसाइड इट्स कोर एंड टू हैव द एबिलिटी टू रिलीज द एनर्जी और लाइट. ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन जब भी होता है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये भी कंसेप्ट देख लो. दो स्मॉल पार्टिकल्स हैं S1 और S2, ये दोनों आकर के इकट्ठे होते हैं. दे गेट फ्यूज टुगेदर, दोनों आके जुड़ते हैं और एक हैवी पार्टिकल बनाते हैं. ठीक है, सो जैसे जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस आगे बढ़ता जाएगा स्टार का जो मास है वो भी बढ़ता जाएगा. ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है. अगेन जितना ज़्यादा मास बढ़ेगा उतनी ज़्यादा स्टार की ग्रेविटी भी बढ़ती जाएगी. और एक और थर्ड पॉइंट है कि ग्रेविटी हमेशा सेंटर की तरफ काम करती है. ये बेसिक है. ठीक है, अच्छा अब देखो सेंटर में कहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, सेंटर में ही होगा क्योंकि सेंटर का ही टेम्परेचर सबसे ज़्यादा था. क्यों ज़्यादा था, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल का अट्रैक्शन था. बट कोर में आपके हर जगह पूरे इन द एंटायर वर्ल्ड और यूनिवर्स वॉट एवर यू कैन से द फ्यूल इज़ इन द लिमिटेड क्वांटिटी. अब आप बोलोगे कि मैम फ्यूल कहाँ से आया, भाई फ्यूल आया बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से. जब मैंने आपको बताया था कि पूरा का पूरा यूनिवर्स मोर देन 90% इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम. ठीक है, एंड दिस हाइड्रोजन एंड हीलियम दे आर कैपेबल टू डू व्हाट, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस. ठीक है, ये दोनों आपस में फ्यूज होकर के उसके बाद में हैवियर पार्टिकल्स वगैरह बनाते हैं. राइट, सो इस तरीके से आपका क्या हो रहा है, आपका न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है. बट द फ्यूल, दिस फ्यूल ऑल्सो इज इन अ लिमिटेड क्वांटिटी. एक टाइम आएगा जहाँ पे कोर में से फ्यूल आपका एग्जॉस्ट हो जाएगा. वेन एवर दिस विल हैपन, व्हाट विल हैपन, नाउ द स्टार विल स्टार्ट टू हैव द फ्यूल फ्रॉम द आउटर शेल्स. और इस प्रोसेस के थ्रू क्या हो जाएगा, स्टार का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. दैट इज़ वाई इधर द स्टार विल कॉल्ड एज रेड जायंट और रेड सुपर जायंट ऑन द बेसिस ऑफ द मास ऑफ द मेन सीक्वेंस स्टार. ठीक है, बट ये जो जाइंट वर्ड है ये क्या है, जहाँ पर आउटर शेल से स्टार्ट्स टू टेक ऑक्सीजन, नॉट ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड हीलियम. ठीक है, फॉर द न्यूक्लियर फ्यूजन. क्यों, क्योंकि सेंटर में तो फ्यूल खत्म हो गया था. ठीक है, अब कैसे डिसाइड करते हैं, देखो जब भी मेन सीक्वेंस स्टार का जो आपका जो मास है इस एक्चुअली अगर मेन सीक्वेंस स्टार द मास ऑफ दिस इज लेस देन 8 to 10 times mass of the sun, then we will call it average star. And when the mass of the main sequence star is more than
टाइम्स मास ऑफ द सन देन वी विल कॉल इट मैसिव स्टार. ठीक है. सो अगर एवरेज स्टार है तो इट विल बी कॉल्ड एज रेड जायंट, और अगर ये मैसिव स्टार है तो वी विल कॉल इट रेड सुपर जायंट. ठीक है. सो इन केस ऑफ मैसिव स्टार वी विल हैव सुपर जायंट, इन केस ऑफ एवरेज स्टार वी आर गोइंग टू हैव रेड जायंट. ठीक है. एक ये पॉइंट. इसके बाद एक और चीज़ याद रखिए, लेट मी इरेज दिस थिंग्स. इसके बाद एक और बात आपको याद रखने की ज़रूरत है कि ग्रेविटेशनल पुल हमेशा सेंटर की तरफ काम करता था, ये मैंने आपको बताया. ठीक है. बट याद रखना कि जब तक न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार में हो रहा है तब तक क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर एंड द एनर्जी विच इज़ मूविंग आउटवर्ड्स. हमेशा एनर्जी क्या होती है, सन से बाहर की तरफ जाती है, राइट. सो एनर्जी विच इज़ मूविंग आउटवर्ड. ठीक है. सो एनर्जी का मूवमेंट हमेशा आउटवर्ड होगा, और जब तक न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस चल रहा है तब तक ये दोनों इक्वल होंगे, बैलेंस्ड होंगे. ठीक है. बट there will be a time when the outer surface will also deplete all its hydrogen and helium. So now there is no fuel left for the nuclear fusion. Here nuclear fusion after a point of time will stop. When this happens, gravitational force, क्यों ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सीड्स द एनर्जी. क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता ही जा रहा है. वाई? बिकॉज द स्टार इज गेटिंग हैवियर एंड हैवियर एंड हैवियर. जितना ज़्यादा ये हैवी होगा उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पुल आपका बढ़ता जाएगा, जो सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है वो चीज़ों को कॉन्ट्रैक्ट करेगा. और जैसे ही न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, आपकी एनर्जी बाहर की तरफ जानी बंद हो जाती है. तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल जो पुल है टुवर्ड्स द सेंटर इज एक्चुअली it is actually exceeding the outward flow of the energy, and as part of it now the gravitational pull will become dominant. again ये क्या करेगी, सारी चीज़ों को सेंटर की तरफ लाएगी. ठीक है. जैसे ही सेंटर की तरफ लाएगी, अगेन पार्टिकल्स विल कम टुगेदर, अगेन टेम्परेचर इज गोइंग टू इंक्रीज. टेम्परेचर तो इंक्रीज होगा बट न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट नहीं होगा. वाई? बिकॉज देर इज नाउ नो फ्यूल दैट इज लेफ्ट. ठीक है. बट टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया. एक पॉइंट आएगा जहाँ पर टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि ये अनस्टेबल हो जाएगा एंड देन इट विल कोलैप्स. ठीक है. सो टिल नाउ देखो, नेबुला से प्रोटोस्टार बना, प्रोटोस्टार के बाद में मेन सीक्वेंस स्टार. अब हम लोग चलते हैं एवरेज स्टार की तरफ. अगर मेन सीक्वेंस स्टार का जो मास है इज लेस देन 8 to 10 टाइम्स द मास ऑफ द सन, देन वी विल हैव रेड जायंट. रेड जायंट में वी विल बी हैविंग वेरी हाई इंक्रीज्ड साइज ऑफ द स्टार. वाई? बिकॉज नाउ स्टार इज टेकिंग हाइड्रोजन एंड हीलियम फ्रॉम द आउटर सर्फेस, एंड व्हेन this is happening, what will happen, gravitational pull acting towards the center is equal to the outward movement of the energy. तो इसका शेप इंटैक्ट रहेगा. जैसे ही आउटर शेल में हाइड्रोजन एंड हीलियम खत्म होता है, ग्रेविटेशनल पुल विल एक्सीड द एनर्जी का मूवमेंट, और प्रेशर जो बन रहा था, आउटवर्ड प्रेशर हो रहा था, उसे वो एक्सीड कर जाएगी. अगेन सारा का सारा एक्ट करेगा फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि ये डोमिनेंट फोर्स है ग्रेविटी अभी. एंड देन अगेन टेम्परेचर विल इंक्रीज, और जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगी, नाउ देर इज नो न्यूक्लियर फ्यूजन. ठीक है. गोइंग ऑन. वाई? बिकॉज देर इज नो फ्यूल. नाउ व्हाट विल हैपन, इट विल एक्सप्लोड, और जब ये एक्सप्लोड करेगा तो हम लोग इसे क्या कहते हैं, प्लैनेटरी नेबुला. ठीक है. सो ये जो वाला जो पार्ट है, आउटर एटमॉस्फेयर विल गो इनटू द यूनिवर्स, बैक इनटू द यूनिवर्स, और यहाँ से फिर से किसी नए स्टार का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है. इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर कहा था कि नेबुला जो होती है वो क्या होती है, स्टेलर नर्सरी होती है. ठीक है. और जो रह गया, जो सॉलिड पार्ट रह गया, द हैवी पार्ट विल बी कॉल्ड एज वाइट ड्वार्फ, एंड इट विल ऑल्सो शाइन, बट विथ इट्स शाइन विल नॉट बी एज हाई और एज इंटेंसिटी में इतना ज़्यादा नहीं होगा एज कम्पेयर टू द मेन सीक्वेंस स्टार. फेंट लाइट के साथ में शाइन करती है, यूजुअली 1 to 5% जो शाइन होते हैं स्टार का, उससे शाइन करती है. और यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं हो रहा है, ये भी याद रखना. और धीरे धीरे इसकी कूलिंग होगी, एंड दिस वाइट ड्वार्फ विल गेट कन्वर्टेड इनटू ब्लैक ड्वार्फ, and with this entire life cycle of the star will be finished. When it comes to massive star, so अगर main sequence star massive star है तो super giant में conversion होगा. Same process will take place. The size of this red giant will increase. अच्छा, एक और बात है, why red giant? Because यहाँ पर आपका infrared radiation बहुत ज़्यादा emit होती है, इसलिए red color दिखता है ये आपको. And जब यहाँ पर भी nuclear fusion खत्म हो जाता है, gravity becomes dominant as compared to the outward pressure exerted by the energy. Now gravity अब dominant हो जाएगी. As part of it, temperature at the center will again increase, and again there will be very huge explosion, and this explosion is called as supernova. Again there will be two parts. एक तो आपका जो गैस वाला पार्ट है, और एक जो सॉलिड कोर बनाता है as part of nuclear fusion process. जो गैसियस पार्ट है, it will go back into the universe, again नेबुला के फॉर्म में जाएगा, और वहाँ से फिर से स्टार फॉर्मेशन शुरू होता है. and whatever is left, either it will get converted into neutron star और ब्लैक होल. इसके लिए भी कंडीशन है, 2 कंडीशन है, देखो ये याद रख लेना. The condition whether a particular star is stable or unstable, it depends on the चंद्रशेखर लिमिट, ये भी याद रखना. ठीक है. सो चंद्रशेखर लिमिट में व्हाइट ड्वार्फ में यूजुअली चंद्रशेखर लिमिट कितनी होती है, 1.44 टाइम्स मास ऑफ द सन. इन केस ऑफ व्हाइट ड्वार्फ इट इज लेस देन 1.44 टाइम्स मास ऑफ द सन. जो व्हाइट ड्वार्फ का वेट है वो 1.44 टाइम्स मास ऑफ द सन से कम होता है, इसीलिए स्टेबल है. इन केस ऑफ सुपरनोवा इट इज मोर देन 1.4 टाइम्स मास ऑफ द सन.
ठीक है. सो नाउ इट विल बिकम अनस्टेबल. ठीक है. अब टू कंडीशंस आर देयर. इफ द मास ऑफ सुपरनोवा is more than 1.4 to 3 times mass of the sun, then it will be converted into black hole. और अगर mass of supernova is less than this limit, then it will get converted into neutron star. ठीक है. सो अगर इसका मास कम है इस लिमिट से तो न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्जन होगा, और अगर इस लिमिट से मास ज़्यादा है तो ब्लैक होल में होगा. ये आपके कौन से पार्ट्स हैं? ये आपके स्टार का जो सॉलिड पार्ट है ये वो है, बिकॉज गैस तो यूनिवर्स में चली गई. अब ये जो न्यूट्रॉन स्टार है, ऑलवेज रिमेंबर, बिकॉज दिस एक्सप्लोजन टुक प्लेस, व्हेन द एक्सप्लोजन टुक प्लेस, बिकॉज ऑफ द आफ्टर शॉक व्हाट विल हैपन, इट विल स्टार्ट टू रोटेट एट अ वेरी स्विफ्ट पेस. ठीक है. सो बहुत ज़्यादा फास्ट रोटेशन होती है. एज पार्ट ऑफ इट व्हाट विल हैपन, देयर विल बी रेडिएशन दैट इज क्रिएटेड एंड वी कॉल इट पल्सर्स. ठीक है. सो पल्सर्स का फॉर्मेशन होता है न्यूट्रॉन स्टार के केस में, एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी 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 डेंस. और ये इतना डेंस होता है कि 1 टीस्पून एक्चुअली वेज अराउंड ट्रिलियंस ऑफ टन्स. ठीक है. तो इतना ज़्यादा इसका वेट होता है. बट इन केस ऑफ ब्लैक होल विल बी मोर डेंसर और मोर हैवी एज कम्पेयर टू द न्यूट्रॉन स्टार, एंड ब्लैक होल विल हैव इनफाइनाइट ग्रेविटेशनल पुल बिकॉज इसका मास इतना ज़्यादा है. एंड एज पार्ट ऑफ इट व्हाट हैपन्स दैट लाइट इवन कैन नॉट एस्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड. इसीलिए इसके आसपास जैसे ही इवेंट होराइजन करके एक बाउंड्री होती है, इसके आसपास लाइट जैसे आती है ब्लैक होल विल कंज्यूम इट. दैट इज वाई यहाँ पे लाइट भी पास नहीं करती है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? ब्लैक होल रखा गया है. अगेन यहाँ से जो नेबुला गई थी, नेबुला से फिर से स्टार फॉर्मेशन हो जाएगा. सो दिस इज द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ योर स्टार फॉर्मेशन प्रोसेस. ठीक है. सो दैट इज वाई वी कॉल नेबुला एज द स्टेलर नर्सरी. अब आपको समझ में आ गया. नेबुला के सोर्सेज भी नोट कर लो कौन कौन से हैं. सबसे पहला तो आपका बिग बैंग इवेंट हो गया, सेकंड आपका प्लेनेटरी नेबुला से जो आपकी डस्ट निकली वो, एंड थर्ड सुपरनोवा एक्सप्लोजन के कारण जो गैसेस निकली वो. ये तीनों आपके सोर्सेज हैं किसके? नेबुला और स्टेलर नर्सरी से हम लोग कहते हैं, क्योंकि यहीं से स्टार फॉर्मेशन स्टार्ट होता है. ठीक है. सो दिस इज द साइकिल ऑफ स्टार फॉर्मेशन. दिस इज द ब्रीफ प्रोसेस है. देखो, प्रोटोस्टार सबसे पहले बढ़ेगा. टेम्परेचर कितना बनता है? अराउंड 1 मिलियन केल्विन. मेन सीक्वेंस स्टार एग्जैक्टली न्यूक्लियर फ्यूजन यहाँ पर स्टार्ट होता है एट द कोर. ठीक है. दिस इज द यंगेस्ट स्टेज ऑफ अ स्टार फॉर्मेशन प्रोसेस. यहाँ पे हाइड्रोजन कन्वर्ट होती है हीलियम में, बिकॉज हाइड्रोजन इज लाइटर देन हीलियम. हाइड्रोजन फ्यूज होते हैं और हीलियम में कन्वर्ट होती है. ठीक है. एंड टेम्परेचर हियर रीचेस अराउंड 10 मिलियन आपका केल्विन. दिस इज यूजुअली द टेम्परेचर दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द स्टार्ट ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस. देन थर्ड स्टेज, व्हेन द मेन सीक्वेंस स्टार में फ्यूल खत्म हो जाता है, स्टार विल एंटर द रेड जायंट और सुपर जायंट डिपेंडिंग ऑन द मास ऑफ द सन, मास ऑफ द मेन सीक्वेंस स्टार. ठीक है. अगर ये एवरेज स्टार है तो रेड जायंट होगा, और अगर मैसिव स्टार है तो सुपर जायंट में कन्वर्जन होगा. इन दिस केस देयर इज नो फ्यूल लेफ्ट इन द कोर. ठीक है. नाउ हियर द फ्यूजन फ्रॉम द सेंटर शिफ्ट टुवर्ड्स द आउटर शेल. यही मैं आपको बताई थी, इसीलिए इसका साइज जो है वो बढ़ जा रहा था. राइट. ठीक है. देन मैसिव एक्सपेंशन ऑफ द स्टार, दैट इज बाय द नेम योर जायंट. ठीक है. एंड हियर हीलियम विल गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बन एंड ऑक्सीजन. इसके बाद में फोर्थ स्टेज, जब आपका आउटर शेल में भी आपका हाइड्रोजन एंड हीलियम खत्म हो जाता है, वी हैव प्लैनेटरी नेबुला. ठीक है. और सुपरनोवा ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? द साइज ऑफ द वाइट ड्वार्फ एंड सुपरनोवा. ठीक है. देन वी विल बी हैविंग वाइट ड्वार्फ, न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक होल. न्यूट्रॉन स्टार कब होगा? कहाँ से बनेगा? सुपरनोवा से बनता है, और जो प्लैनेटरी नेबुला से आपका वाइट ड्वार्फ बनता है. एंड देन जो भी नेबुला इरप्ट होती है इनटू द एटमॉस्फेयर और यूनिवर्स, वहाँ से फिर से आपकी अगेन स्टार फॉर्मेशन प्रोसेस, न्यू स्टार फॉर्मेशन प्रोसेस विल स्टार्ट. सो दिस स्टेज इज कॉल्ड एज कॉस्मिक रिसाइकलिंग. सो दिस इज ऑल अबाउट योर स्टार फॉर्मेशन साइकिल. आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. मैंने बहुत ब्रीफ बताया है, स्टेप बाय स्टेप बताया है. ठीक है. सो डू रिवाइज दिस एंड डू लेट मी नो एग्जैक्टली कि आपको कौन सा नेक्स्ट लेक्चर चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए. थैंक यू सो मच. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.